बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। पार्ट एक जो है आपका इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद, इससे 2020 में 3 प्रश्न पूछा गया था, एक दीर्घोत्तरीय और 2 लघुत्तरीय, और उसका बेहतरीन उत्तर लेकर आ गया हूं। और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है इस बात को समझिए कि ये जो पहला प्रश्न है इटली, ये यहाँ देखिए, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका, ये 2020 में भी पूछा गया था और 2021 में भी पूछा गया था। फिर ये जो क्वेश्चन है 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था, ये प्रश्न 2022 में भी पूछा गया था। और इसके अलावा और साल भी पूछा गया होगा, ये तो मैं रिसेंट का बता रहा हूँ, यानी हाल के सालों में पूछा गया था ये सब प्रश्न, तो बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो जाता है आपके लिए। और हर चैप्टर का इसी तरह से आता रहेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेहतरीन उत्तर रहेगा, आपको याद हो जाएगा सारा चीज और समझ में भी आ जाएगा बेहतरीन ढंग से। पहला प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न है ये। तो इटली जैसा आज एक देश है, इटली यूरोप के अंदर, ठीक है, जर्मनी भी यूरोप के अंदर है। आप इटली जाइएगा तो एक देश के अंदर जाइएगा जहां बहुत सारे राज्य हैं और एक सरकार उसको चला रहा है, जो कि क्या है अभी वर्तमान में, जॉर्जिया मेलोनी, इसको आप लोग जानते भी होंगे। तो क्या है, एक सरकार के अधीन पूरा चल रहा है सिस्टम। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले इटली जो था बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, किसी पे ऑस्ट्रिया का अधिकार था, तो इस तरह से बटा हुआ था। जर्मनी का भी यही हाल था, 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, तो इस तरह का चक्कर था। तो इसको एकीकरण किया गया इसका, लेकिन इसमें ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, वो दोस्त था, दुश्मन था, क्या था, वही आपको इस प्रश्न में बताना है। लघु उत्तरीय प्रश्न है तो ये छोटा ही होगा, दिखने में आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन कॉपी में आप लिखिएगा तो ये बहुत छोटा ही रहेगा और बेहतरीन अंक आपको मिलेगा, क्योंकि उत्तर क्या है, बेहतरीन है। तो उत्तर को पढ़ते हैं जल्दी से। ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। ऑस्ट्रिया क्या था, बहुत बड़ा विरोधी था, ठीक है, दोनों के एकीकरण में। इटली के वेनेसिया और लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था, ठीक है, जिसको कि सेडोवा के युद्ध जीतकर हटा दिया जाता है, ठीक है। तो अधिकार को कैसे खत्म किया जाता है, सेडोवा का युद्ध जीतकर, तो वही लिखा हुआ है। इटली के वेनेसिया और लेम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय के बाद, मतलब ऑस्ट्रिया को हरा दिया जाता है, दुश्मन को हरा दिया जाता है, उसका प्रभाव इटली पर से समाप्त हो गया, ठीक है। अब ऑस्ट्रिया बाहर हो गया, अब इटली पर से प्रभाव खत्म हो गया। आगे अगला देखिए, जर्मनी। अब जर्मनी, क्योंकि दोनों देश के बारे में पूछा गया है कि ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, तो इटली का खत्म कर दिए, अब जर्मनी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जर्मनी, यहाँ देखिए, जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन शक्तिहीन राज्य संघ था, ठीक है। उत्तरी जर्मन महासंघ की स्थापना के बाद ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया। किसकी स्थापना के बाद, उत्तरी महासंघ की स्थापना के बाद ऑस्ट्रिया का प्रभाव जर्मनी पर से समाप्त हो गया। अब क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर है, वो भी लघु उत्तरीय, तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया। आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आप अच्छे से सब बात को पढ़े होंगे, जो कि बहुत ज्यादा आवश्यक है, अच्छा है, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसको लिख दीजिएगा तो एग्जाम में बेहतरीन अंक मिलेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको रिवाइज कर लीजिएगा, एक दो बार और पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको याद हो गया होगा, अगर आप चैप्टर थोड़े भी अच्छे तरीके से पढ़े होंगे या फिर नहीं भी पढ़े होंगे तो भी आपको सब याद हो जाएगा, अगर थोड़ा सा एक बार और देख लीजिएगा। तो अभी ही रोक के देख लीजिए तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा आसान है, इस बात को दिमाग में रख लीजिए। इटली के एकीकरण में मेजनी, काबुल और गैरिबाल्डी की क्या भूमिका थी, ये आपको बताना है। तो ये बेहतरीन उत्तर है इसका, और दीर्घोत्तरीय है तो बड़ा तो होगा ही, लेकिन जितनी शब्द सीमा होती है उसके अंदर ही लिखा गया है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, क्योंकि दीर्घोत्तरीय का मतलब ये नहीं होता है कि एकदम बहुत बड़ा दे दें। तो बेहतरीन उत्तर है। तो चलिए देखिए, तो बोला गया है थोड़ा सा बताना होता है ओवरव्यू, डायरेक्ट ये नहीं कि गैरिबाल्डी का योगदान ये है, मेजनी का ये है, काबुल का ये, थोड़ा सा आपको लिख दीजिए एक लाइन। तो देखिए, इटली का एकीकरण 19वीं सदी का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। इस एकीकरण में मेजनी, काबुल और गैरिबाल्डी जैसे महान नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब किसका क्या रहा, तो एक एक करके देखिए। तो पहले बोला है मेजनी का, तो पहले मेजनी का देखते हैं। चलिए, पहले मेजनी का योगदान, फिर काबुल का और गैरिबाल्डी का, जैसे जैसे प्रश्न में बोला गया लिख देंगे सबके बारे में, तो बेहतरीन उत्तर हो जाएगा। मेजनी का योगदान, मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इसको कैसे याद कीजिएगा, मौ से मेजनी, मौ से मसीहा, इस तरह से ऑब्जेक्टिव में आपको याद आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन यही से बनेगा, ध्यान देते जाइए। इनका उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना था, क्योंकि ऑस्ट्रिया महादुश्मन था। वे एक आदर्शवादी नेता थे। मेजनी ने कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण करते हैं कार्बोनरी की, और बनाते हैं यंग इटली और यंग यूरोप। तो अगला लाइन यही है, उन्होंने यंग इटली तथा यंग यूरोप नामक संगठन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य इटली को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना था। सही बात है, ठीक है। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अब चलिए काबुल का क्या योगदान रहा, तो उसको देखते हैं। काबुल सार्डिनिया पिडमेंट का प्रधानमंत्री था। इसको विक्टर इमैनुअल जो थे प्रधानमंत्री बनाते हैं, और इन्हीं को जिम्मा सौंपते हैं कि एकीकरण का देखें, ठीक है। तो काबुल को विक्टर इमैनुअल क्या बनाते हैं, प्रधानमंत्री।
उन्होंने उसने इटली के एकीकरण के लिए राजनीतिक और आर्थिक नीतियां बनाई। सन 1860-61 में काबूर ने रोम को छोड़ के उत्तर तथा मध्य इटली के सभी रियासतों को इटली में मिला लिया तथा जनमत संग्रह करा के इसकी पुष्टि भी करा लिया। अब ये क्या होता है इसको समझिए। देखिए, क्योंकि मान लीजिए कोई देश को हम लोग एकीकरण करके अपने अंदर मिला लिए, तो वहां का लोग भी तो खुश होना चाहिए। मान लीजिए हम लोग अभी क्या करते हैं, जो कश्मीर पाकिस्तान का इलाका है उसको हटा, मतलब उसको अपने इंडिया में मिला लेते हैं युद्ध करके, ठीक है। तो वो जो कश्मीर का जनता है जो पाकिस्तान में भी रह रहा है, उस वो भी तो खुश होना चाहिए कि हम इंडिया में आके खुश है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जनमत संग्रह कराएंगे कि भाई तुम लोग खुश हो इस तरह से। तो कभी भी किसी दूसरे देश के जो अलग है अभी एक साथ नहीं रह रहा है उसको अपने अंदर मिलाएंगे, तो वहां जनमत संग्रह करा के ये दिखाएंगे दुनिया को कि हम इसको गुलाम नहीं बनाए हैं, इसको कब्जा नहीं रहे हैं, बल्कि इसको अपने देश का हिस्सा बनाए हैं और ये लोग भी क्या है, खुश है। तो यही चीज होता है जनमत संग्रह, ठीक है। तो बोल रहा है कि पढ़िए यहाँ पे सन 1860-61 में काबूल ने रोम को छोड़ के, मतलब रोम आपको पता ही होगा कि रोम क्या एक बेहतरीन शहर है। तो रोम को छोड़ के मध्य इटली के सभी रियासतों को अपने अंदर मिला लिया और जनमत संग्रह करा करके उसको दिखा भी दिया कि चलो ये लोग खुश हैं हमारे साथ, ठीक है। इटली में अभी रोम पड़ता है, अभी तो रोम भी इटली के अंदर ही आता है, ठीक है। रोम एक बहुत खूबसूरत शहर है। अब चलिए लास्ट में गैरिबाल्डी को देख लेते हैं और इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। गैरिबाल्डी का योगदान, गैरिबाल्डी एक कुशल सैनिक तथा पेशे से नाविक था, ठीक है। तो नाविक तो नाव चला के तो एकीकरण करेगा नहीं, तो सैनिक भी था वो, ठीक है। वो पेशे से नाविक था, ठीक है। उन्होंने युवाओं की सेना लाल कुर्ती का गठन किया, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव में इस तरह का आता ही है बहुत सारा कि किसका संगठन का स्थापना कौन किया, ठीक है। जिसकी मदद से गैरिबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स को ऑस्ट्रिया के कब्जे से मुक्त कराया, ठीक है। इस तरह से ये तीन हो गया बेहतरीन। इस तरह से आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आप रिवाइज करने में आपके लिए आसानी रहे। तो चलिए ले लीजिए इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट, और जूम कर करके आप आराम से पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं और नोटबुक में भी लिख सकते हैं। अब चलिए अंतिम प्रश्न जो आज का है उसको देखते हैं। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे इसको हम लोग देखेंगे, और ये लघु उत्तरीय है तो पॉइंट में लिख के छोड़ देंगे, समझाने का जरूरत नहीं है लिख लिख के, ठीक है। तो पहला कारण क्या था, तो क्रांति का मतलब क्या होता है, जब शासन के खिलाफ जनता एकजुट होकर उस शासक को हटाने के लिए या शासन में सुधार के लिए सड़कों पे उतर जाती है, आंदोलन करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रांति बोलते हैं, ठीक है। ये युद्ध से अलग होता है, युद्ध में दूसरे देश से लड़ते हैं और क्रांति में जो शासक होता है उसी से लड़ते हैं, चाहे वो राजा हो या लोकतंत्र का कोई सत्ताधारी, ठीक है। तो उसके खिलाफ जब जनता एकजुट हो जाती है और क्रांति करती है तो उसी को क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन या क्रांति बोलते हैं, ठीक है। तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। तो फ्रांस में दो क्रांति होता है मुख्यतः, तो आप लोग जिसके बारे में जाने होंगे, तो कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे, तो वो क्रांति के बारे में नहीं बोला गया है, ठीक है। तो कक्षा 9 में जो फ्रांस की क्रांति आप लोग पढ़े थे, लुई 16वां वाला, वो किस साल हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइए। देखते हैं कि आप कक्षा 9 कितने अच्छे से पढ़े हैं। अब चलिए कक्षा 10 का ये जो है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का क्या क्या कारण था उसको देखते हैं। तो पहला है, फ्रांस में किसानों और श्रमिकों के बीच आर्थिक असंतोष। जाहिर सी बात है, रहेगा तभी वो उसके खिलाफ मतलब क्रांति करेगा। खुश रहेगा जनता तो क्यों करेगा, असंतोष मतलब खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, ठीक है। कौन, तो किसान और श्रमिक। अगला, लुई फिलिप के शासन में भ्रष्टाचार। तो राजा निकम्मा रहेगा तभी लोग शासन करेंगे। अगला, तभी लोग क्या बोलते हैं, क्रांति करेंगे, ठीक है। तो राजा का शासन क्या था, घटिया था, भ्रष्टाचार था उसके अंदर। अगला है, पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी और उदारवादी विचार का विस्तार। ये तो एकदम सही बात है, क्योंकि उस दौर में यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद और उदारवाद ये सब बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा था। तो हर एक देश में क्रांति से होते ही रहता था, और शुरुआत तो फ्रांस से ही होता है, जो कि फ्रांस की क्रांति, और ये बाद वाला है, ठीक है। अगला देखिए, सामाजिक और आर्थिक असमानता। तो जैसे ही समाज में असमानता रहेगा, अमीर गरीब के बीच खाई ज्यादा रहेगा, तो ये भी क्या है, जनता नाखुश होके सड़कों पे उतरेंगे। तो ये चार कारण है जिसको आपको याद रखना होगा। थोड़ा थोड़ा दो दो बार पढ़ लीजिए तो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया खत्म। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, उत्तर बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।